चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज केवल ये पढ़ाई ही नहीं है, एक टॉपिक है। सोचा आप लोग से साथ डिस्कस करते हुए आज इसको स्टार्ट करेंगे। कोई कोई एक बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई 1 घंटा का लेक्चर नहीं है, एक बस संवाद है आपके साथ। और कुछ स्टोरी को बताते हुए इन्वायरमेंट डे को भी समझेंगे कि इसको, पर्यावरण दिवस को क्यों मनाया गया और कब से इसकी शुरुआत हुई, कैसे एक इसकी नींव खड़ी हुई। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं, तो हम लोग आगे की कहानी सुनेंगे और हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस तक पहुंचेंगे। हमारा असली मकसद विश्व पर्यावरण दिवस के लिए तक पहुंचना है कि ये क्यों मनाया जाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस किसी भी चीज़ की है तो प्रकृति की बात करेंगे हम, और प्रकृति से ही शुरुआत करेंगे कि प्रकृति की जो स्थिति है, प्रकृति अपना जो बही खाता है वो मेंटेन रखता है। प्रकृति अपना बही खाता मेंटेन रखता है, और प्रकृति जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ वो भी, बुरा तो नहीं करना चाहता लेकिन बोलते हैं कर्म का फल भोगना पड़ता है, और इसी के हिसाब से कहीं ना कहीं हमको प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो चाहे आप पे सीधा प्रभाव पड़े, चाहे आपको पता भी ना चले कि ये इसी कारण से हो रहा है, तो ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, और ऐसा प्रभाव है जो हमको समझ ही नहीं आता है। एक कहानी है एक छोटे से बच्चे की, एक छोटे से बच्चे की कहानी है। छोटा सा बच्चा खेल रहा था और पतंग उड़ा रहा था। पतंग को उड़ाते हुए उसकी पतंग एक पेड़ पर जाकर फंस जाती है। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था और उस पतंग जाकर पेड़ के एक डाली पर अटक जाती है, जैसा आप लोगों के साथ भी बचपन में हुआ होगा पतंग उड़ाते समय। जब डाली में वो फंस जाती है तो वो उसको उतारने के लिए जाता है, और जब वो पतंग को उड़ाने के लिए वहाँ पतंग को जब लेने के लिए वो वहाँ जाता है, तो वहाँ पर उसको डाली इतनी ऊंची होती है कि वो कितना भी प्रयत्न कर रहा था लेकिन वो उसको हासिल नहीं कर पा रहा था। और यह प्रयत्न उसका कंटिन्यूअस, उसका प्रयत्न चालू रहा, कूदता रहा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम एक पतंग को पकड़ने के लिए बचपन में कितने दूर जाते थे। उस 1 रुपये की पतंग जो आसानी से हमको मिल सकता था, उस 1 रुपये के पतंग के लिए हम लोग कितना दूर दौड़ते हुए जाते थे, और आज भी हम देखते हैं कैसा होता है। वो आनंद अलग ही आनंद था। तो समझ सकते हैं, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि आपने भी ऐसा किया होगा। जब वो पतंग को पकड़ने के लिए वो पेड़ के पास पहुंचता है तो उस पेड़ को नीचे लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा इतना छोटा रहता है कि वो उसको नहीं हासिल कर पाता है। इस चीज़ को देखते हुए, कहानी एक काल्पनिक कथा है लेकिन इससे काफ़ी अच्छा उद्देश्य छुपा हुआ है। हो सकता है आप ये कहानी सुने भी होंगे, लेकिन कहानी तो कहानी होती है, और इससे सुनकर आप कुछ सीख भी सकते हैं, और इसे लोगों को बताकर आप अपने आप को भी अच्छा बना सकते हैं, लोगों को भी बना सकते हैं। पेड़ की टहनी, पेड़ ने सोचा, उस बच्चे को देखकर, पेड़ भी एक जीवित अवस्था में पाया जाता है। हम सब जानते हैं कि पेड़ के अंदर भी एक जीवन होता है। पेड़ इस चीज को देखकर मुस्कुरा भी रहा था और खुश भी हो रहा था। यह पेड़ फिर क्या बोला कि क्यों ना इस बच्चे की मदद की जाए, और पेड़ ने उस डाली को नीचे झुका दिया, और अचानक उस पेड़ की डाली को झुकते हुए बच्चे को तो कुछ समझ नहीं आया, बच्चे ने उस पतंग को अपने आप हासिल कर लिया। साथ ही साथ पेड़ ने, वो पेड़ था आज के सीजन, जो आज का सीजन चल रहा है आम का, पेड़ ने एक आम तोड़कर भी उसे गिरा दी अपने आप, और उस बच्चे ने लेकर उससे खुशी मनाने लगा और उसको लेकर चला गया, और इसको देखकर उस पेड़ से उसकी दोस्ती हो गई। अब यह जो दोस्ती उन दोनों के बीच में थी, ये दोस्ती गहरी होती गई। ये दोस्ती ऐसी दोस्ती थी जो हम समझ सकते हैं कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, लेकिन ये एक दोस्ती थी। दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और बच्चा हमेशा उस पेड़ के आसपास आकर कूदता था, खेलता था सबका। कुछ दिन बाद, बहुत दिन से वो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उस बच्चे को देखता हुआ अपने पास आते हुए पेड़ बहुत खुश हुआ, क्योंकि बहुत दिन से उसके पास वो बच्चा नहीं आ रहा था। जैसे ही वो बच्चा उस पेड़ के पास पहुंचा तो उस पेड़ ने उसको
बोला कि क्या और कैसे, बहुत दिन से नहीं आ रहे हो, आओ मेरे साथ खेलो, मेरे साथ बात करो। तो बोला कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खेलना नहीं है आपके साथ, मुझे अब खिलौनों से खेलना है, लेकिन उन खिलौनों को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर उस बच्चे ने जब ये आग्रह किया तो पेड़ ने कहा, देखो मैं तुमको पैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुमको एक मदद जरूर कर सकता हूँ। ये मेरे पेड़ के आम हैं, इन्हें तुम सारे तोड़ लो और मार्केट में जाकर इसे बेचकर आप जो पैसा आता है उससे खिलौना खरीद लो। इस चीज को देखते हुए बच्चे ने ऐसा ही काम किया और जाकर खिलौना खरीद लिया। फिर कई दिनों तक बच्चा पेड़ के पास नहीं आया। करते करते समय गुजरते गया। फिर कुछ दिन बाद वो उसके पास पहुंचा। फिर उस पेड़ ने उससे यही आग्रह किया, आओ बहुत दिन हो गया, आओ मेरे साथ खेलो, मेरे साथ बातें करो। लेकिन वो बात करने में कोई इंटरेस्ट उसको नहीं था। उसने कहा कि मुझे बात करना, खेलने का भी समय नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर बनाना है और इस घर को बनाने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो पेड़ ने फिर से कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, एक काम करो, मेरी जितने भी डालियाँ हैं, मेरी जो डालियाँ दिख रही हैं, ब्रांचेस हैं, उन सबको काटो, इससे जाकर ये ज़रूर कुछ ना कुछ आपके घर बनाने में मदद कर देंगे। उस बच्चे ने बच्चा जो बड़ा हो चुका था, वो बच्चे ने जाकर उस पेड़ को काटा और पेड़ के टहनियों को काटा और जाकर घर बना लिया। घर बनाने के बाद काफ़ी समय तक वो वहाँ पर नहीं आया। कुछ समय बाद, जब कुछ दिन बाद वो और उम्र उसका बढ़ गया, तो वो पेड़ के पास फिर पहुँचा। उस पेड़ के पास पहुँचने के बाद उसने फिर से वही आग्रह कि आओ मेरे साथ खेलो, ये करो वो करो, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया और बोला कि मुझे अपने घर वालों के लिए, घर वालों ने मुझे निकाल दिया है घर से, अब मुझे घूमना है, इधर उधर जाना है, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो पेड़ ने कहा, यह मेरा तना है, इस तने को तुम काट लो और काट कर जाकर नाव बना लो और नदी यात्रा द्वारा, जल यात्रा द्वारा तुम भ्रमण कर सकते हो। सेम चीज़ उसने वही किया और जाकर नाव बनाया और वो टूट गया। अब पेड़ के पास कुछ नहीं बचा था, बस बचा था तो उसकी जड़ें बची थी। अब जो बच्चा था वो अब बूढ़ा हो चुका था। जब बच्चा बूढ़ा हो चुका था तो बूढ़ा होने के बाद वो फिर उसके पास गया और उसको देखकर पेड़ बहुत मुस्कुराया और खुश हुआ और उससे कहा कि अब तो मेरे पास तुम्हारे लिए ना तो आम है जिससे मैं तुम्हारे पेट भर सकूं, ना तो मेरे पास डालियां हैं जिससे मैं तुम्हारे को पैसा दिलवा सकूं, ना मेरे पास अब अपना तना है जिससे मैं तुम्हारे मदद कर सकूं। इस तरह से यहाँ पर उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना तो मेरा शरीर है ऐसा कि मैं आम खा सकूं, ना तो मेरे को घर चाहिए, बस अब मेरे को चाहिए तो एक चीज़, वो है आराम। उस आराम के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा जो जड़ है, वो जड़ पे कोई बैठ कर आराम करने के लिए तो सबसे अच्छा है, तो उस पर जाकर तुम आराम कर लो। इस चीज़ को देखते हुए दोनों ने अपने पुरानी बातों को याद करना चालू किया और याद करते करते दोनों की आंखें में आंसू भरे हुए थे। आंसू इसलिए भरे हुए थे क्योंकि वो आदमी एक लाइन कहा कि मैं फिर से चाहता था कि जो बच्चा बनकर मैं तुम्हारे पास आता था, खेलता था, ये चीज़ फिर से हो सके। पेड़ ने कहा, ऐसा अब नहीं हो सकता क्योंकि अब तुम वापस से उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस स्थिति का भी कारण तुम ही हो। इसका अर्थ यही है कि हम भी आसपास की चीज़ों को अपनी अभी की ज़रूरतों को देखते हुए सब चीज़ को क्या करते हैं, नष्ट करते जाते हैं, उपयोग करते जाते हैं। एक समय बाद जब हमको उनकी आवश्यकता होती है या फिर उनका सहारा की ज़रूरत होती है या उनको हमारी सहारा की ज़रूरत होती है, हम पीछे हट जाते हैं। हम उन किसी भी, जैसे पेरेंट्स हुए चाहे किसी के पीछे तभी जाते हैं एक उम्र बाद जब मुझे या हमें कुछ तकलीफ़ होता है या तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। हम तभी किसी के पास जाते हैं जब हमको किसी चीज़ का डिमांड होता है जो हमारी कमियों को दूर कर सके। इस तरह से हमको समझ में आया कि प्रकृति में हर एक चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए हमको जितना ज़्यादा कर सके वो कर सके। इसी चीज़ की सोच
लेते हुए पूरे विश्व ने एक सम्मेलन किया। और ये पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, पहला सम्मेलन था जिसमें सभी लोग एकजुट होकर एक मत लेकर आगे बढ़े थे। और ये एक मत लेकर जो आगे बढ़े थे वह एक मत था कि हमें पृथ्वी को एक करना है, पृथ्वी को बचाना है। और इस पृथ्वी को बचाने के लिए यह सम्मेलन हुआ, और यह सम्मेलन जो हुआ वो हुआ 1972 में। 1972 में एक सम्मेलन हुआ जो कि स्वीडन में हुआ, स्वीडन के एक शहर में हुआ जिसका नाम था स्टॉकहोम। इस स्टॉकहोम सम्मेलन में विश्व के लगभग 114 देश सम्मिलित हुए, और इस सारे देशों का मत एक ही था, टारगेट एक ही था, एक ही लक्ष्य था कि हमें पृथ्वी को बचाना है, हमें पृथ्वी को सभी चीज़ों से बचाना है। और इसी चीज़ को बचाने के क्रम में 1972 में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या फिर स्टॉकहोम सम्मेलन। 5 जून का वह दिन, ये दिन काफ़ी देश के लिए, विश्व के लिए बहुत ही बड़ा दिन था जो आज है। 5 जून 1972 से शुरू होने वाला एक कार्यक्रम जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1972 में। ये 5 जून से लेकर 15 जून तक चलने वाला यह सम्मेलन, 5 जून से 15 जून चलने वाला यह सम्मेलन, ये ऐसा सम्मेलन था जो सम्मेलन आज तक इसके लिए हमको काम करना पड़ता है, और हम स्वेच्छा से करते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हम नहीं किए तो ये नुकसान उल्टा हम पर पड़ना पड़ता है, जैसे कर्मफल भोगना पड़ता है। 5 जून का वह दिन 114 देश, लगभग 114 देश जो सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक असेंबली थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 5 जून को ये प्रस्तावित रखा गया कि इसे हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। तो पहला दिन 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला जो दिन था, उसी दिन को लाया गया कि हम इस दिन हम मनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस। उद्देश्य रहा कि विश्व में जो पर्यावरण को क्षति पहुंचते जा रही है आधुनिकीकरण के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, इस पे हमको अब ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके पहले नेचर के बारे में हम सोचते ही नहीं थे, यानी कि प्रकृति के बारे में देश सोचना कब चालू किया? 1972 से। 1972 में 5 जून को ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और इसी साल जून में, दिसंबर में इसे प्रस्तावित भी कर दिया गया यूनाइटेड नेशन द्वारा। इसकी किसी क्रम में 1972 से ये पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत नहीं हुई, पर्यावरण दिवस प्रस्तावित था, लेकिन पहला देश बना 1974 में। 1974 में यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित या फिर प्रस्तावित 1974 में यूएसए द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा पहली बार पर्यावरण दिवस मनाने की बात की गई और मनाया गया। याद रखेंगे 1974 था। 1974 में वह दिन, 5 जून का वह दिन, जिस दिन पहली बार इस दिवस को ऊर्जापूर्वक, काफ़ी खुशी से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई, और वह देश था यूएसए। 1974 में ये देश ने पहली बार क्या मनाया? विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, तो हमारे पास 2 डेट्स यहाँ पर मिल गए, 1972 और 1974। 1974 में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन माना गया। ठीक है, तो 1974 में यूएसए द्वारा मनाया गया, और इसी दिन से शुरुआत हुई विश्व पर्यावरण दिवस को। और 2011 में और 2018 में भारत के लिए गर्व की बात थी कि ये दोनों साल भारत ने इसे होस्ट किया था विश्व पर्यावरण दिवस को। 1974 से जो शुरुआत हुई, हर एक साल एक थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाने लगा, और मनाया जाने लगा इसके कारण आप पेड़ पौधे सब चीज़ पर ज़्यादा जोड़ लगने लगे। सबको बोला गया आप पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, सबका एक कर्तव्य, एक पेड़ सबके द्वारा लगाया जाए।
तो ये था शुरुआत 1974 में, और कहा जाए भारत में, जैसा मैंने बताया, 2011 और 2018 में ये दिवस भारत ने होस्ट किया था। इस साल 2021 में इस पर्यावरण दिवस को होस्ट करने वाला जो देश है, हमारा हुआ करता मित्र, अब उसे मित्र कहें जो कहें, वो है पाकिस्तान। पहली बार समझ सकते हैं कि हमारे न्यूज़ में आया कि कोई किसी अच्छे चीज़ के लिए वो होस्ट कर रहा है। इस साल जो होस्ट कर रहा है वो है पाकिस्तान। ठीक है, अब वो मित्र देश है, जो देश है जैसा देश है, लेकिन इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2021 को होस्ट करने वाला जो देश है वो है कौन? पाकिस्तान। तो विश्व पर्यावरण दिवस की जो हाल ही में आज की जो मुद्दा है, वो मुद्दा यही है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से? तो शुरुआत हुई थी 1972 में, पहला बार मनाया गया 1974 में, और भारत में होस्टिंग किया गया। इसमें याद रखेंगे इंदिरा गांधी का बहुत ही बड़ा रोल था। इंदिरा गांधी ने भी यह मुद्दा उठाया था, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी, और उन्हीं के द्वारा इसका काफ़ी इसकी उल्लेखना विश्व रूप में इसकी काफ़ी चर्चा की गई थी। और भारत में एक कानून भी लाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण 1986 में यह अधिनियम को लाया गया। तो ये चीज़ याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस की कहानी कहाँ से शुरुआत हुई थी। अब हम एक एक करके जो थीम्स है उसको लिख भी लेते हैं। ठीक है, चल। तो सबसे पहले 1974 याद रखेंगे। 1974 ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। ठीक है, 1974 शुरुआत तो हुई थी 1972 में, अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा। स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर हुआ। भारत ने 2011 और 2018 को होस्ट किया, और ये यूएसए द्वारा पहली बार मनाने वाला उस समय का जो पहला थीम था वो था ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसका याद करने का। अब बात करते हैं इस साल की। रीमेज 2021 कहाँ मना रहे हैं हम? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। और रिस्टोर इस साल का जो थीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद भी कर लेंगे। इस साल का थीम है रीइमेज, रिक्रिएट एंड रिस्टोर। रीइमेज, रिक्रिएट, रिस्टोर इस साल का थीम। और यह विश्व पर्यावरण दिवस लगभग 50 साल होने वाला है। विश्व पर्यावरण दिवस कहाँ मनाया जा रहा है? 5 जून को हर साल मनाया जाता है, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज का स्पीच प्रधानमंत्री मोदी साहब ने आज ये भी बताया कि हमको जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो विश्व रूपी एक काम हो रहा है, 2018 में ये सोच आई थी, सोच लिया गया था, और 2020 में एक सोच लाई गई थी कि पूरे विश्व का वन सोलर वन ग्रिड, याद रखेंगे, वन सोलर वन ग्रिड। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे किसकी? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये आज बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा, क्योंकि इसको प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में चर्चा की। कहा गया कि सन नेवर सेट, सन नेवर सेट, सन कहीं जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो हम भी जाएंगे। तो सन याद रखिएगा, पूरे विश्व के लगभग कई देशों को जोड़कर एक कार्यक्रम शुरुआत किया गया कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का मतलब होता है कि एक सोर्स से सभी को क्या देना? पावर देना।
और ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा अगर ये चालू, इस पे काम चालू हो चुका है और इस पे जरूर विश्व रूप में ये काम चल रहा है। तो आज का ये बहुत बड़ा मुद्दा बना वन सोलर वन वर्ल्ड। इसकी शुरुआत आज नहीं हुई है। 15 अगस्त 2020 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पीच आया था तो उसमें इसकी बात कही गई थी कि हमको सोलर एनर्जी के, जो 2018 में वो सम्मेलन में गए हुए थे सोलर एनर्जी के रिलेटेड, तो सोलर एनर्जी में भारत को अवार्ड भी मिल चुका है उसके प्रति काम करने के लिए। तो याद रखिए उसी में उन्होंने एक चर्चा की गई थी कि क्यों ना हम, सन जब एक है, देश जब एक, विश्व जब एक है, तो इन सब को मिलाकर एक ग्रिड का निर्माण किया जाए और इस एनर्जी को, इतनी अपार जो ऊर्जा आ रही है, इस ऊर्जा को सबको एक साथ दिया जाए। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस की स्थिति थी कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। अब बात आती है कि प्रकृति की प्रकृति कैसे हमको बचाती है। प्रकृति, इसका साफ उदाहरण आप देख सके हैं। हम भाग रहे थे पैसे के लिए, हम भाग रहे थे पैसे के लिए और प्रकृति ने उसे भी नकार दिया। अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई, जो पेंडेमिक आया, पैसा कितना भी हो आपको घर में रहना पड़ेगा, पैसा कितना भी हो आपको अंदर ही रहना पड़ेगा, कितना भी पैसा हो आप बचने का गारंटी नहीं है। ठीक है, आज अमीर को भी वही 200-400 रुपया या फ्री की वैक्सीन लग रही है जो एक गरीब को लग रही है। यानी कि अब बचाने के लिए एक ही चीज़ बचा जो हमारे पास दवा के रूप में है। जब दवा नहीं था तो हम किसके पीछे भागे? हम भागे प्रकृति के पीछे, हम भागे। कुछ लोग पीपल के पेड़ के नीचे सोने लगे, कुछ लोग बरगद के पेड़ के नीचे सोने लगे, कुछ लोग दिन रात गिलोय का काढ़ा पीते रहें, कुछ लोग दिन रात कुछ जड़ी बूटियां खाते रहें, कुछ लोग हट के लिए अर्जुन की छाल खाने लगे। तो इस तरह से लोग प्रकृति के पीछे भागे कि प्रकृति ही अब हमको बचा सकती है, क्योंकि डॉक्टर्स तो मदद कर सकते हैं, डॉक्टर्स सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बचने के लिए तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ में तो उस समय किसी के हाथ में कुछ नहीं रह सकता, क्योंकि जो बचाने वाला है उसे भी खतरा है। तो अब कैसे करें? आपको कौन बचाएगा? तो ये डॉक्टरों लोगों को आप सलाम करते हैं, हम भी सलाम करते हैं कि उन्होंने काफ़ी मदद किया। दूसरा चीज़ याद रखिए कि प्रकृति इस तरह से क्यों, अब हमको अभी बच्चे को पता चल गया कि इस जड़ी बूटी से ये फायदा होता है, ये होता है। आज के डेट में एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स बना है जिसे हम कहते हैं शुगर केन, जिसको गन्ना कहते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि इस गन्ने से हम क्या कर सकते हैं। यह गन्ना खाली हमको लगता था कि ये चीनी बनाने के काम आता है। चीनी मिल तो बंद हो गए, चीनी मिल तो काफ़ी देश के चीनी मिल बंद हो गए। तो क्या किया जाए? अब स्थिति ये हो गई कि अब शुगर केन से, यानी कि इस ग्लूकोज से बनाया गया इथेनॉल, अब ये न्यू जनरेशन का फ्यूल बना। और यह इथेनॉल आज के डेट का बहुत बड़ा मुद्दा है। और टारगेट जो अभी गवर्नमेंट ने रखी थी कि 2030 तक 20% जो पेट्रोल हो जाएंगे उसमें क्या मिला रहेगा? इथेनॉल युक्त रहेगा। अब इथेनॉल 20%, ये टारगेट 2030 रखा गया था, अब इसको घटा के 2025 तक रखा गया कि 20% में अब इथेनॉल पाया जाएगा। अब इथेनॉल को यूज़ किया जाएगा जिससे सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन फ्यूल कहते हैं, और यह फ्यूल में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। अंत में हम कहाँ गए? हम क्रूड ऑयल से, फॉसिल फ्यूल से, सब चीज़ से तेल निकाल लिए, लेकिन अंत में हम पहुंचे किसके पास? इथेनॉल के पास। और क्या ये इथेनॉल हमको नहीं पता था? सबको पता था। ये क्रिया हमारे शरीर में ही होती है। जब ग्लूकोज का पाचन होता है तो इथेनॉल, जब ऑक्सीजन कम मिलता है बॉडी को तो उस समय जो निर्माण होता है ग्लूकोज के तोड़ने पर वो इथेनॉल ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं होता है। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो इथेनॉल का ही निर्माण होता है। तो सोचिए ये प्रोसेस हमारे शरीर में कब से हो रहा होगा, लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं थी। आज जब हम उसको चिंता करने लगे, प्रकृति ने जब हमको बोला कि तुमको अब दूसरे एनर्जी सोर्सेस पर जाना है, तब हम जाकर उसके पीछे भागे। तो ये था कहानी इन्वायरमेंट डे का। साथ साथ एक कहानी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा कि प्रकृति अपना बदला कैसे लेती है। एक कहानी थी, एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी मछली पकड़ने गया। एक आदमी मछली पकड़ने गया। मछली पकड़ के जैसे उसने मछली को उठाया, एक दबंग आदमी आया और उससे मछली छीन ली। मछली को छीनते वक्त मछली अभी भी थोड़ी सी जिंदा थी। अब ये मछली ने उस
जो आदमी ने उसे छीना हुआ था उसने उसकी उंगली को काट दिया। जब इस उंगली को कटे उंगली को लेकर, सिंपल है, आपको जब उंगली में चोट लगी तो उसको लेकर वो हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने उसमें छोटा सा पट्टी बांध दिया, बोला 3 दिन बाद आइए, आपको मैं इसको देखूंगा कि वो कैसा है। 3 दिन बाद उसके बाद जाने के बाद पता चला कि यह इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है और डॉक्टर ने कहा इस उंगली को काटना पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता, समझ रहे हो, मरता क्या नहीं करता। तो उसने उस उंगली को काट दिया, कटवा लिया। काट क्या दिया, कटवा लिया, और उसके बाद पट्टी बांध दिया। 7 दिन बाद बुलाया गया, 7 दिन बाद आया, इन्फेक्शन और बढ़ गया था। डॉक्टर ने बोला हाथ बचाना है तो इसको काटना पड़ेगा। बोला ठीक है भाई, जिंदगी से बड़ी क्या, हाथ से बड़ी क्या। उसने इसको कटाया। इसको कटाने के बाद कुछ दिन बाद फिर देखा, देखते देखते इन्फेक्शन और बढ़ गया था, और वो जाकर फिर जब देखा तो उसकी हाथ को काटने की बात आ गई। जब इस हाथ से कटा तो वो परेशान होते हुए, बहुत ही परेशान होते हुए, अपने आप को तकलीफ में देखते हुए सबसे राय लेने लगा कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। तो किसी एक सज्जन पुरुष ने उससे पूछा कि कुछ गलती किए थे क्या। बहुत सोचा, क्योंकि अपनी गलतियां किसी को याद नहीं आती। उसने बताया कि हाँ, एक गलती तो हुई। वो गलती क्या थी, वो गलती यह थी कि मैंने उससे उसकी मछली छीन ली थी। बोले जा जल्दी भाग और पता कर, उससे देख कि उसने क्या कर दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। भागता दौड़ता वो पहुंचा उस मछली के पास। काल्पनिक कथा है। मछली के पास पहुंचा और जाके पूछा कि तूने क्या किया है, क्या श्राप दिया मेरे को कि जो इतना मेरे को तकलीफ हो रही है। तो उस मछली से तो नहीं, उस आदमी से बोला कि क्या तुमने किया था जो ये मेरे को इतना तकलीफ हो रही है। तो उस आदमी ने एक ही चीज़ कहा था, उस आदमी ने एक ही चीज़ कहा था कि मैंने ईश्वर को एक लाइन बोला कि आज इस आदमी ने मुझे अपना बल दिखाकर मुझसे ये सामान या मछली छीन ली है। अब मैं देखता हूँ कि तेरे में कितना बल है, तू क्या कर सकता है। मैं तो हार मान गया, अब तेरे पर मेरे को उम्मीद थी। तो यही है, यानी कि घूम फिर कर आपको कर्म का फल भोगना पड़ता है। घूम फिर कर आपको जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। आप प्रकृति के साथ छेड़ोगे तो प्रकृति का बदला ज़्यादा खतरनाक होगा। जब भी क्यों लोग घर में रहने बोलते हैं, आप देखे होंगे कि ये जो तूफान आया ये एक साइक्लोन है। क्या साइक्लोन की तरह है। जब साइक्लोन आता है तो लोग बोलते हैं कि क्या आप उससे लड़ सकते हो क्या। लोग उस जगह को खाली करके चले जाते हैं कि आप आओ और अपना तबाही मचाओ और जाओ, लेकिन मेरे से दूर हो, क्योंकि हमको पहले से पता है। लेकिन हमने चाहा कि हम उससे लड़ें, हमको कोरोना नहीं होगा, हमको ये नहीं होगा, हमको नहीं होगा, हमारा एंटीबॉडी ये है। आप लड़ने गए, प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता। आप उससे बच सकते हो, लड़ नहीं सकते। चलिए इसी संदेश के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी तब मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।